वेलकम टू काउंसिल क्लासेज। बीएड प्रवेश परीक्षा में मात्र अब एक हफ्ते का समय शेष है। अब हमें रिवीजन की स्पीड को बढ़ा देनी चाहिए। पढ़ तो हम लोगों ने बहुत लिया, सो प्रैक्टिस को सॉल्व करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में पश्चिमी गड़बड़ी से सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है? कौन सी फसल है जो भारत में पश्चिमी गड़बड़ी से सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है? फर्स्ट ऑप्शन रबी फसल, सेकंड खरीफ फसल, थर्ड है जायद फसल या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रबी फसल। रबी की फसलें सर्वाधिक प्रभावित होती हैं पौष्टिक रूप से। रबी की फसलें होती कब हैं, इसका आप ध्यान रखिए। जनवरी में काटी कब जाती हैं? अप्रैल में। और यहीं पे जान लेते हैं खरीफ की फसल के बारे में। ये जून जुलाई में बोई जाती हैं और काटी कब जाती हैं? अक्टूबर नवंबर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी, ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक की पहाड़ियां हैं कहाँ पे? ये है मध्य प्रदेश में। और कौन सी नदी वहां से निकलती है? बेतवा नदी देख लेते हैं। ये भी कहाँ से निकलती है? ये विंध्याचल के पर्वत से निकलती है। विंध्याचल श्रेणियों से निकलती है। विंध्याचल की पहाड़ियों की श्रेणियों से निकलती है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ताप्ती, इसमें ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ये कहाँ से निकलती है? तो ये सतपुड़ा से। सतपुड़ा कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, लूनी नदी कहाँ पे खत्म होती है? लूनी नदी कहाँ खत्म हो जाती है जाकर? ऑप्शन ए साबरमती के संगम में, ऑप्शन बी है कच्छ के रण में, ऑप्शन सी है अरब सागर में या ऑप्शन डी है माउंट आबू में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कच्छ के रण में जाके ये विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी की एक बहुत अच्छी विशेषता हमने बताई थी पहले प्रीवियस वीडियो में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है, तो इसकी विशेषता को जान लेते हैं। इसके ऊपरी भाग में मीठा जल और निचले भाग में खारा जल प्रवाहित होता है। ठीक, और ये जाके कहाँ पे लुप्त हो जाती है? कच्छ के रण में। इसको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल में कूच बिहार एक क्षेत्र है, वो किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी है शिल्प उद्योग, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम उद्योग या ऑप्शन डी है कांच उद्योग। इसका सही आंसर होगा शिल्प। शिल्प उद्योग के लिए फेमस है कूच बिहार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ऑप्शन ए है तुंगभद्रा, ऑप्शन बी है साबरमती, ऑप्शन सी है मंडावी या ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। इसका सही आंसर होगा क्या? तुंगभद्रा नदी। ये तीनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में गिरती हैं तीनों नदियां। मांडवी नदी है ये, मांडोवी या मांडवी, इसको कुछ भी बोलते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम देखने को मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ पर स्थित है? ये हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियों में, पलानी पहाड़ियों में या इलायची पहाड़ियों में या जवादी के पहाड़ियों में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पलानी पहाड़ियां। ये पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है? ये पहाड़ियां हैं केरल एंड तमिलनाडु में। केरल एंड तमिलनाडु में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत पूछा है, सर्वाधिक है? ऑप्शन ए देखते हैं गुजरात, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है अंडमान व निकोबार द्वीप या ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सोना पानी लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है नागालैंड या ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है लखनऊ या ऑप्शन डी है नोएडा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नोएडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, साहिवाल निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है?
ऊंट की, गाय की, भैंस की या भेड़ की? ये नस्ल है किसकी? गाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत का एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी है जो किस द्वीप पर है? बारातांग द्वीप पे, बारेन द्वीप पे, कार द्वीप पे या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बारातांग द्वीप पे। इसको और क्या बोलते हैं? इसको जलकी भी बोलते हैं, जलकी भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संसदीय ढांचा किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय ढांचा संविधान किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है फ्रांस या ऑप्शन डी है जर्मनी। इसका सही आंसर होगा कौन सा? इंग्लैंड। इंग्लैंड या यूके, यूनाइटेड किंगडम भी इसको बोलते हैं। ठीक, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जो आपके एग्जाम से लेके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसलिए इसको प्रैक्टिस करते रहिए और फैक्ट को याद रखते रहिए। और प्रैक्टिस क्या, आप दिन पे दिन जैसे वीडियो देखेंगे तो प्रैक्टिस अपने मन से होती चली जाएगी और वीडियो के जो क्वेश्चन है वो आपको एकदम कंठस्थ हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से खुशवंत सिंह की कौन सी पुस्तक नहीं है? तो यहाँ पूछा है कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए वी इंडियंस है, ऑप्शन बी है दिल्ली ए नॉवेल, ऑप्शन सी है द एंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है वुमेन मैनी ह्यूज मैनी सेट्स। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, ये पुस्तक खुशवंत सिंह की नहीं है। तो ये पुस्तक है किसकी? ये पुस्तक है भूपिंदर सिंह की, भूपिंदर सिंह की है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक अधिकार कौन से संशोधन के बाद जोड़ा गया? 11वां मौलिक अधिकार नहीं है, ये मूल कर्तव्य है। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 42वें, ऑप्शन बी है 43वें, ऑप्शन सी है 86वें संविधान संशोधन या ऑप्शन डी है 89वें संविधान। इसका सही आंसर होगा सी, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये संविधान संशोधन किस ईयर में हुआ था? ये 2002 में हुआ था। और ये संविधान संशोधन लागू कब से हुआ? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। इस फैक्ट को याद रखिए, इस फैक्ट को याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए देखते हैं 25 वर्ष या 65, ऑप्शन बी है 35 या 65, ऑप्शन सी है 25 वर्ष या कोई सीमा नहीं, या ऑप्शन डी है 35 वर्ष या कोई सीमा नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 35 वर्ष और कोई सीमा नहीं है। आप मतलब जब तक जिंदा है तब तक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ये भारत के संविधान का कुछ भी कह लीजिए एक निर्णय है। नौकरी में हर जगह पे सीमा है, लेकिन नेतागिरी या राजनीति में कोई सीमा नहीं है। आप कभी तक जब तक जीवित हैं तब तक चुनाव लड़ सकते हैं। और इसका एक चीज और देख लेते हैं, 35 वर्ष के साथ साथ और कौन सी मतलब योग्यताएं हैं जिसके लिए राष्ट्रपति मतलब चुनाव लड़ने के लिए वो योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। तो आपको क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए पहली बात तो, भारत का नागरिक। और क्या है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और थर्ड क्या है, किसी लाभ के पद पर आप ना हो। और लाभ का पद का निर्धारण कौन करता है? लाभ के पद का निर्धारण संसद करती है। ठीक, ये इतना फैक्ट याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत व्याख्या प्रतिपादित की है? ऑप्शन ए है गोपालन बनाम मद्रास स्टेट में, ऑप्शन बी है गोलकनाथ में, ऑप्शन सी है केशवानंद भारती केस में, या ऑप्शन डी है इंदिरा साहनी केस में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती केस। ये अभी तक के भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी पीठ है 13 जजों की। 13 जज एक पैनल में बैठकर निर्णय लिए थे कि ये आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में 13 जजों की पीठ बैठी थी केशवानंद भारती केस में। ये आज तक की सबसे बड़ी पीठ है जो एक साथ मतलब बैठी। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है? ये गोलकनाथ। इसमें कितने जजों की पीठ बैठी थी? 11। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब फर्स्ट कौन सी सबसे बड़ी पीठ है या सेकंड कौन सी है? तो सेकंड गोलकनाथ बनाम केस है और केशवानंद भारती बनाम
केस है, ये केरल राज्य का केस है। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये आधारभूत व्याख्या के बारे में भी पूछा गया कि ये किस केस में आया था, तो ये केशवानंद भारती केस में आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह मुख्य रूप से किसमें दर्ज है? ऑप्शन ए है प्रस्तावना में, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार में, ऑप्शन सी है डीपीएसपी में, ऑप्शन डी है अनुसूची में। इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को ही हम लोग उद्देशिका भी बोलते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, संविधान के बारे में एक इंट्रोडक्शन मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का किसमें प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री में, ऑप्शन बी है राज्यपाल में, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति या ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किसमें किया जाता है? राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन दो या अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय बना सकता है? ऑप्शन ए है कानून द्वारा संसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। ये किसके द्वारा होगा? तो ये कानून के द्वारा, संसद के द्वारा ये बनाया जाता है। दो या दो राज्यों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है, एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को ग्राम सभा का वर्ष घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है 2008-9, ऑप्शन बी है 2009-10 या ऑप्शन सी है 2010-11 या ऑप्शन डी है 2011-12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2009-10। आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला चलाई जा रही है जो आपके एग्जाम से पूरी तरह 100% एकदम पूरा रिलेट करता है और वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट होगा। और आपके 40 क्वेश्चन की जो सीरीज चलाई, 40 क्वेश्चन के साथ साथ आप अन्य कई फैक्ट सीखेंगे। इसके लिए बार बार आपको क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा, वो आपको एक मर्ज हो गए आपको नॉलेज मिलेगा, जिससे आप लिंक कर पाएंगे एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट के साथ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। एक बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण एक है। एक बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण क्या है? एक संघी विशेषता है, नान संघी विशेषता है या अर्ध संघी विशेषता है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा संघी विशेषता। संघी विशेषता है एक बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण। मतलब इसमें क्या होता है, संघी विशेषता में क्या होता है, ऊपर जैसे केंद्र हो गया समझ लीजिए, ये नीचे राज्य हो गया और इसके नीचे क्या हो गया, ये पंचायती राज हो गया, को हायरार्की बोलते हैं या पद सोपानिक क्रम भी बोलते हैं। तो इसके द्वारा एक मजबूत केंद्र का निर्माण होता है। आप इसको एक एग्जाम्पल घर के अपने परिवार के सदस्य में भी देख सकते हैं। जैसे नीचे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके ऊपर परिवार है, उसके ऊपर बाबा दादा हैं, तो वो एक मजबूत नींव रखते हैं आपके पूरे परिवार की। वही चीज यहाँ पे भी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में किसी भी क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए है राज्य के राज्यपाल के पास, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन सी है भारत के प्रधानमंत्री के पास या ऑप्शन डी है भारत के उपराष्ट्रपति के पास। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा भारत के राष्ट्रपति के पास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, शून्यकाल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? शून्यकाल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया के नियमों में कोई जिक्र नहीं है। शून्यकाल 12 मध्याह्न पर शुरू होता है। शून्यकाल प्रश्न बिना अनुमति के पूछे जा सकते हैं। क्या सभी सही है? इसका सही आंसर होगा इसमें सभी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने कार्यकाल में लोकसभा का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया? मोरारजी देसाई, एच.डी. देवगौड़ा या ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह या ऑप्शन डी है इंद्र कुमार गुजराल। इसका सही आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। ये कभी संसद में गए ही नहीं, तो बिना देखे ही इस्तीफा दे ही देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 17 दिसंबर, ऑप्शन बी है 17 मार्च, ऑप्शन सी है 21 जून या ऑप्शन डी है 25 जनवरी। इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी 25 जनवरी। दिवस तो पूछा जाता है, दिवस के साथ साथ आप प्रेजेंट टाइम में इसकी थीम भी पूछी जाती है। सभी दिवस आपको याद नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट दिवस और कुछ इंपॉर्टेंट दिवस में से भी कुछ इंपॉर्टेंट थीम को याद रखना है। थीम 2022 की क्या थी? कि 2022 की थीम थी समावेशी सुगम, समावेशी सुगम एवं सहगामी
गामी निर्वाचन की ओर अग्रसर, की ओर अग्रसर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको एक दो बार सुनेंगे तो याद भी हो जाएगा कि इसकी थीम क्या है। समावेशी, सुगम एवं सहगामी निर्वाचन की ओर अग्रसर। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया कब से जा रहा है, इस फैक्ट को भी देख लेते हैं। तो ये मनाया जा रहा है 2011 से। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका थीम ये किस दिन मनाया जाता है, ये शुरुआत इसकी कब से हुई, ये 2011 से शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 16 अगस्त, ऑप्शन बी है 14 सितंबर, ऑप्शन सी है 10 जनवरी या ऑप्शन डी है 11 जुलाई। 11 जुलाई इसका सही आंसर होगा 10 जनवरी, ऑप्शन सी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 3 दिसंबर, ऑप्शन बी है 7 दिसंबर, ऑप्शन सी है 11 दिसंबर या ऑप्शन डी है 17 दिसंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 दिसंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, 24 मार्च को या 23 अप्रैल को या 24 अप्रैल को? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 23 मार्च को। तो सही आंसर होगा 23 मार्च को। इसमें क्या होगा, इसकी थीम क्या है? थीम इसकी देख लेते हैं, प्रारंभिक चेतावनी एंड प्रारंभिक कार्रवाई। प्रारंभिक चेतावनी, प्रारंभिक चेतावनी एंड प्रारंभिक कार्यवाही इसकी थीम है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एकदम एग्जाम से रिलेटेड डे में है, इसलिए इसकी थीम को भी याद रखना है कि थीम भी पूछा जा सकता है। 2022 की थीम है प्रारंभिक चेतावनी एंड प्रारंभिक कार्यवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 18 मार्च, ऑप्शन बी है 19 मार्च, ऑप्शन सी है 20 मार्च या ऑप्शन डी है 22 मार्च। का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है 2022 की? इसकी थीम है आई लव स्पैरो। आई लव स्पैरो। स्पैरो मतलब क्या होता है? गौरैया होता है। स्पैरो है, आई लव स्पैरो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 22 मार्च, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन सी है 22 मई या ऑप्शन डी है 22 जून। का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसकी भी थीम देख लेते हैं, 2022 की थीम क्या है? सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। सभी जीवन के लिए, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। एक साझा भविष्य का निर्माण, ये इसकी थीम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिलेटेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? कप के बारे में पूछ लेता है कि कौन सा कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, बैडमिंटन, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी है टेबल टेनिस, ऑप्शन डी है गोल्फ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हॉकी। हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, एग्रीकल्चर 60 किस खेल से संबंधित है? एग्रीकल्चर 60 किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है गोल्फ या ऑप्शन डी है पोलो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉरी ये गलत है। एग्रीकल्चर 60 किस खेल से संबंधित है? यह है क्रिकेट से संबंधित है। ठीक, क्रिकेट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? व्यक्तिगत रूप इसमें पूछा है कि पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? ऑप्शन ए ध्यानचंद, केडी यादव, मिल्खा सिंह या हरिश्चंद्र बिरजदार के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केडी यादव ने व्यक्तिगत रूप से पहला पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए खेलने की ललक, ऑप्शन बी है चैलेंज या ऑप्शन सी है निरंतरता या ऑप्शन डी अखंडता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35,
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हिंदू व मुस्लिम धर्म के परंपरागत नियमों को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स के, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिक के, ऑप्शन डी है चार्ल्स मेटकाफ के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल है। हाँ, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल यही था। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है बंगाल को कौन बना, भारत का कौन बना, पहला वायसराय कौन बना, ये सब फैक्ट को याद रखना। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन बना? गवर्नर जनरल बना, वारेन हेस्टिंग्स बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है राधाकांत देव, ऑप्शन बी है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है प्रसन्ना कुमार या ऑप्शन डी है द्वारकानाथ टैगोर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राधाकांत देव जी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी लंदन में 1851 में, ठीक। और राधाकांत देव जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और देवेंद्रनाथ टैगोर जी के क्या थे? देवेंद्रनाथ टैगोर जी इसके सचिव थे। तो आपको एक क्वेश्चन में कितने फैक्ट मिल गए? इसकी स्थापना कब हुई थी? लंदन में 1851 में। अध्यक्ष इसके कौन थे? राधाकांत देव जी थे। और इसके सचिव कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। एक क्वेश्चन में 3 फैक्ट मिल गए आपको, 3 के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको पूरा पूरा एकदम रटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 1943 में आजाद हिंद फौज के किस कामरेड के द्वारा ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल खोला गया? तो ऑप्शन देखते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल M.Z. कियानी के द्वारा, ऑप्शन बी है हबीब उर रहमान के द्वारा, ऑप्शन सी है मोहन सिंह के द्वारा या ऑप्शन डी है लेफ्टिनेंट कर्नल J.K. भोसले के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हबीब उर रहमान के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार द्वारा एकत्रित किए जाने वाले कुल राजस्व का कितना हिस्सा ब्रिटिश सरकार को दे दिया जाना था? ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 65%, ऑप्शन सी है 76%, ऑप्शन डी है 89%। कितना हिस्सा ब्रिटिश सरकार को दिया जाता था? तो ये ऑप्शन है डी 89% हिस्सा ब्रिटिश सरकार को दिया जाता था। अपने पास कितना बचता था 11%। किसको? जमींदार को। 11% जमींदार के पास बचता था। तो ये स्थायी बंदोबस्त शुरू किसने किया था? इसको भी याद रखिए, तो ये कॉर्नवालिस जी के द्वारा शुरू किया। कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। बंगाल में पिपली नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? बंगाल में जो पिपली नामक स्थान है किस लिए प्रसिद्ध है? पहली डच फैक्ट्री, पहली पुर्तगाली फैक्ट्री, पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री या पहली ब्रिटिश फैक्ट्री? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पहली डच फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित की गई थी पिपली में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। भारत व दक्षिण एशिया का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है SNDT विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है वीमेंस क्रिश्चियन कॉलेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी SNDT विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। भारत एंड दक्षिण एशिया का पहला विश्वविद्यालय। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।